नमस्कार दोस्तों, विग स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। विग स्टडी चैनल पर डेली जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ कराए जाते हैं और उनके बारे में डिटेल डिस्कस भी की जाती है। तो इसलिए विग स्टडी चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग शुरू करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रपति, इन दो टॉपिक पे आज पढ़ेंगे और इसके बाद कल जो है कि हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में जानते हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन से मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है कि हमारे संविधान भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है कि हमारे मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया और इसे 51 क में रखा गया। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 1976 में, तो उस समय हमारे मौलिक कर्तव्य 10 थे। जो है कि जब जोड़ा गया तो हमारे मूल कर्तव्य जो है कि 10 थे, लेकिन वर्तमान में जो हमारे मूल कर्तव्य 11 हैं। और जो 11वां मूल कर्तव्य हमारा जोड़ा गया वो 86 यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो है कि हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और जब प्रथम बार मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, तो जिसमें हमारे 10 मूल कर्तव्य थे। तो एक कर्तव्य के बारे में एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हमारे हैं। हो सकता है ये जो हम पीडीएफ दिखा रहे हैं आपको छोटा छोटा दिखे, लेकिन हम पढ़ देते हैं इसको हम पढ़ देते हैं और आप लोग केवल ध्यान से सुनिएगा। वैसे आप लोग जानते ही होंगे मूल कर्तव्य जो हमारे 11 कौन कौन से हैं, लेकिन एक बार हम इसे पढ़ देते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, उसमें क्या प्रावधान किया गया है, क्या बताया गया है मूल कर्तव्यों में। पहला जो हमारा कहता है कि संविधान का पालन करना। ये कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान में बताई गई बातों नियमों का पालन करे, हाँ, और संविधान के आदर्श संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय झंडे राष्ट्रीय गान का आदर करे। अर्थात जब राष्ट्रीय गान जनगण मनगण गाया जाए या झंडा फहराया जाए तो उसके सम्मान में सावधान की स्थिति में खड़े हो जाए। यानी कि ये कह रहा है कि हमारे जो है कि संविधान के आदर्श जो है कि राष्ट्रीय झंडे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें, यानी झंडों का जो है कि राष्ट्रीय झंडे राष्ट्रीय गान का आदर करें और राष्ट्रीय गान जब गाया जाए तो सावधान मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। और कह रहा है कि जब भी झंडा फहराया जाए तो झंडा साफ सुथरा हो, मैला झंडा या कुचैला या फाटा झंडा ना हो। यानी कि जब झंडा फहराया जा रहा है वो झंडा जो हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, मैला कुचैला नहीं होना चाहिए, फला और फाटा नहीं होना चाहिए। और ये कह रहा है फिर इसमें कि यदि झंडा के इसी के तहत संविधान के पालन करना जो बताया गया उसी के तहत बताया गया है कि यदि झंडे के टुकड़े सड़क पर या कहीं भी दिखे तो उन्हें इकट्ठा कर ससम्मान किसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से दबा दें, उन्हें पैरों से न कुचले। यदि ये कह रहा है कि अगर झंडा का कोई टुकड़ा आपको सड़क पर कहीं दिख गया तो उसे इकट्ठा कर ससम्मान किसी गड्ढे में डाल कर मिट्टी से दबा दें, उन्हें पैरों से न कुचलें। और कह रहा है कि सांसद विधानसभा द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों का पालन करें, कोर्ट यानी न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णयों का सम्मान करें। यानी संसद जो है कि नियम कानून या विधानसभा जो नियम कानून बना रही है उसका पालन करें, कोर्ट जो है कि जो निर्णय दे रहा है उसका सम्मान करें और कोर्ट का भी सम्मान करें। अब देखते हैं अगला। अगला कह रहा है कि आदर्शों का पालन करना। यानी कि कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखे और उनका पालन करें। ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो हमारे आदर्श थे उनको हृदय में संजो के रखें और उनके कहे हुए जो बातें हैं उनका पालन करें। आंदोलन से संबंधित जो भी है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो भी आंदोलन हुए थे, जो भी हमारे महापुरुष हैं जो स्वतंत्रता में भाग लिए थे, उनका सम्मान करें, उनके आदर्शों का पालन करें। अगला कह रहा है कि देश की अखंडता और एकता बनाए रखना। यानी ये कह रहा है कि देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि देश को एकता के सूत्र में बांधे रखे, छोटी बड़ी बातों को आपस में जो कह रहा है कि छोटी बड़ी बातों को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, धर्म भाषा प्रदेश संप्रदाय व वर्ग भेद की संकुचित भावना से ऊपर रहें, भाईचारे व एकता की भावना का विकास करें, देश की संप्रभुता की रक्षा करें। ये कह रहा है कि धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, वर्ग भेद जाति के आधार पर, इन सभी के आधार पर आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, भाईचारा व एकता बना के रखें और देश की संप्रभुता की रक्षा करें। अगला कर्तव्य जो करा था। अब अगला कर्तव्य जो हमारा है कि देश की रक्षा करना। ये कह रहा है कि देश की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करें, संकट के समय देश की रक्षा के लिए हर तरह का त्याग करने को तैयार रहें, देश की शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। ये कह रहा है कि देश की रक्षा के लिए अगर कभी भी आपको फौज में मौका मिले या अन्य किसी तरीके से देश सेवा करने का मौका मिले तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहें, हमेशा देश सेवा के लिए तैयार रहें, हर त्याग देने के लिए देश सेवा के लिए तैयार रहें। शांति और व्यवस्था बनाए रखें, यानी कि देश में कुछ शांति व्यवस्था बनाए रखें
अब अगला कर्तव्य जो कह रहा है कि समरसता और समान मातृत्व भावना, यानी कि इसके अंतर्गत कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये कह रहा है अगला कर्तव्य जो हमारा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता यानी सभी में प्रेम भावना बनी रहे, भातृत्व यानी भाई की भावना से सभी को देखें, भातृत्व भाईचारे की भावना बनी रहे, और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव किसी से न करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जिसमें स्त्रियों का सम्मान न हो। ऐसी प्रथा जो भी है हमारे समाज में जिसमें स्त्री को सम्मान न मिल रहा हो, ऐसी प्रथाओं को त्याग दें। अब देखते हैं अगला अगला कर्तव्य कह रहा है कि गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी कि हमारे समाज में जो कि संस्कृति है, जो सामाजिक संस्कृति, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, सबका सम्मान करें, सबको महत्व दें और किसी की संस्कृति, किसी की भावना को ठेस न पहुँचाएँ। अगला जो है कि पर्यावरण की रक्षा करना। अगला कर्तव्य जो है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव शामिल हैं, उनकी रक्षा करें। सभी प्राणियों के प्रति दया भावना रखें। पेड़ पौधों जल पेड़ पौधों पेड़ पौधे, जल, वायु से सब यदि शुद्ध होंगे तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा। मानव जाति की इसमें रक्षा होगी। प्राकृतिक संसाधनों का किफ़ायती ढंग से उपयोग करें, इसका अंधाधुंध उपयोग न करें। यह कह रहा है कि पर्यावरण की रक्षा करें, यानी पर्यावरण की जो है कि रक्षा करें, पर्यावरण से संबंधित जो भी कार्य हैं वो करें। वन्य जीव हैं जो उनकी रक्षा करें। नदी जो है नदी है, झील है, वन है, प्राकृतिक संपदा है जो उसका अंधाधुंध दोहन न करें, उसकी रक्षा के लिए उसे बचा के रखें। इसलिए ये अगला कर्तव्य है पर्यावरण से संबंधित, जो बता रहा था कि पर्यावरण से संबंधित जो भी हमारे कार्य हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है वैसे कार्य न करें। अगला जो कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कह रहा है कि मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कुरीतियों, कुप्रथाओं एवं गलत परंपराओं का त्याग करें। स्वस्थ परंपराओं को अपनाएं। ज्ञान बढ़ाने और उसका विकास करने का प्रयास करें। सभी के प्रति मानवीय दृष्टि अपनाएं। यह कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कुरीतियाँ जो भी समाज में जो कुप्रथाएँ हैं एवं गलत परंपराएं जो हैं उनका त्याग करें। किसी कुप्रथा या कुरीतियों के चक्कर में न पड़ें। जो गलत परंपराएं उनका त्याग करें। स्वस्थ परंपराओं को अपनाएं, जो स्वास्थ्य परंपरा है, जो अच्छी परंपराएं उन्हें अपनाएं। ज्ञान बढ़ाने और उसका विकास करने का प्रयास करें। सभी के प्रति मानवीय दृष्टि अपनाएं। ये जो मूल कर्तव्य अगला हमारा कह रहा था। अब देखते हैं अगला मूल कर्तव्य। अगला जो मूल कर्तव्य हमारा बता रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। संपत्ति यानी जो सरकार की संपत्ति है उसकी रक्षा करें। यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मतलब सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यदि कोई सार्वजनिक संपत्ति जैसे बस, इमारत आदि को कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे रोकें। यानी कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे बस है, कोई सरकारी बिल्डिंग है, कोई कार्यालय है, जैसे सार्वजनिक संपत्ति जो सरकार की संपत्ति है उसकी रक्षा करें, उसे नुकसान न पहुंचाए। अगर कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाया भी रहा है तो उसे रोकें और संपत्ति को सुरक्षित रखें। हिंसा से हमेशा दूर रहें। ये कह रहा है अगला मूल कर्तव्य। और उसके बाद अगला मूल कर्तव्य है कि सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। मतलब ऐसे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ाएं व उनमें भाग लें जिसमें व्यक्ति व देश का विकास हो, देश की उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकें। यानी कि अगला कर्तव्य जो हमारा कार्य है कि ऐसे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ाएं, यानी कि ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिसमें देश का हित हो, देश की विकास हो, देश नई ऊंचाइयों पर पहुँचे। ऐसे कार्य करने से तो ऐसे कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लें। अब देखते हैं अगला मूल कर्तव्य। अगला जो हमारा मूल कर्तव्य बता रहा है कि बच्चों को शिक्षा के अगला मूल कर्तव्य हमारा है कि बच्चों को शिक्षा के अवसर देना। यानी कि ये कह रहा है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वाले अपने बालक बालिका या किसी को भी शिक्षा के अवसर प्रदान करें, यानी कि उन्हें शिक्षित बनाएं। और अन्य कर्तव्य देखते हैं क्या कर्तव्य जो कह रहा है कि नागरिकों के हित के लिए तथा कानून का व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कह रहा है कि नागरिकों के हित के लिए तथा कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य कानून बनाता है। अतः सभी नागरिक जो है कि कानून का पालन करें। यानी कि जो भी नागरिकों के हित के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का पालन करें, उनका दुरुपयोग न करें। अगला जो कह रहा है कि विभिन्न विकास कार्यों व कल्याणकारी योजना के लिए धन आवश्यकता होती है। इसके लिए राज्य कर यानी टैक्स जो है कि नागरिकों का कर्तव्य ईमानदारी से समय पर टैक्स चुकाएं। अगला जो कर्तव्य बता रहा है कि प्रजातंत्र जनता का शासन होता है। शासन चलाने के लिए जनता के प्रतिनिधियों को चुनाव किया जाता है, तो वे मिलकर सरकार बनाते हैं। तो नागरिक बिना किसी लालच के मतदान करें। मतदान करने का भी हमारा मूल कर्तव्य है। अगला जो कह रहा है कि सार्वजनिक पद पर नियुक्त होने पर सेवा भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें, बिना किसी पक्षपात के राष्ट्र के हित में काम करें। अगला जो कर्तव्य बता रहा है कि सार्वजनिक पद यानी किसी भी पद पे आपकी नियुक्ति हो गई तो उसे सेवा भाव से अपना कर्तव्य समझ के उस कार्य को करें, बिना किसी
बिना किसी के साथ कोई पक्षपात किए या किसी लोभ के लिए न कार्य करें, देश सेवा के लिए वो कार्य करते रहें। ये जो थे मूल कर्तव्य हमारे थे, ये हमने मूल कर्तव्य जितने भी थे संविधान में हमारे वो देख लिए। अब चलते हैं आगे। आगे जो हमारा है कि हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ के फिर हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जो है कि कल क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में आज। तो चलिए देखते हैं भाग 5 में जो दिया गया है संघ, यानी अनुच्छेद 52 से 151 तक जो दिया है संघ के बारे में दिया है, जिसमें संघीय कार्यपालिका के बारे में दिया है। तो संघीय कार्यपालिका का जो मुख्य प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो पहले देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो अनुच्छेद 52 में कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि अनुच्छेद 52 जो है उसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। कह रहा है कि अनुच्छेद 53 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। यानी कह रहा है कि अनुच्छेद 53 के तहत कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि कार्यपालिका का जो कि मुखिया जो होगा, प्रधान होगा, वो राष्ट्रपति होगा तथा इसका प्रयोग जो है कि राष्ट्रपति जो है कि अपने कार्यपालिका में जो भी उसके कार्य दिए गए हैं उसका प्रयोग जो है कार्य का प्रयोग जो है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों जैसे कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसके अनुसार करेगा। यानी कि मंत्रिपरिषद को सलाह देगा कि कोई भी कार्य करने के लिए मंत्रिपरिषद को सलाह देगा, वही जो है कि इसके अधीनस्थ पदाधिकारी होते हैं। और मंत्रिपरिषद में जो कि मुख्य पदाधिकारी होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए जो भी कार्यपालिका का जो भी कार्य होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, जबकि मुख्य जो होता है उसका राष्ट्रपति होता है। अगला जो अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 54 कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। यानी कि ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन यानी चुनाव होगा वह एक निर्वाचन मंडल करेगा। और उस निर्वाचन मंडल में क्या है देखते हैं। तो निर्वाचन मंडल जो होता है, निर्वाचन मंडल में जो हमारे रहते हैं क्या क्या कौन कौन आते हैं निर्वाचन, जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं यानी चुनते हैं, वही होता है निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल में कौन कौन आते हैं? तो निर्वाचन मंडल में जो आते हैं हमारे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन मंडल में आता है। पहला जो कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला है दूसरा जो आते हैं उनमें आते हैं कि राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि राज्य और संघीय क्षेत्र यानी संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो हैं जिनमें विधानसभाएं हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य आते हैं। यानी कि हमारे भारत में जो कि इस समय वर्तमान में दो जो है कि संघ शासित प्रदेश जो है कि दो संघ शासित प्रदेशों में विधानसभाएं, जिसमें एक है पुडुचेरी और एक है दिल्ली। जो है कि हमारा 70वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है कि आया था 1992, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो कि पुडुचेरी और दिल्ली को भी निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया। यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी को भी 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया है। राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो आते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य एमपी होते हैं, तथा हर राज्य के जो एमएलए होते हैं यानी विधानसभा के जो होते हैं, विधान परिषद जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के जो होते हैं विधायक जो होते हैं, एमएलए जो होते हैं, वो जो है कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। और उसके बाद आते हैं कि जो है कि केंद्र शासित प्रदेश में जो है कि जहाँ विधानसभा है उस केंद्र शासित प्रदेश के जो है कि विधायक जो होते हैं वो भाग लेते हैं, जैसे आ गए हमारे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि निर्वाचित सदस्य जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब चलते हैं आगे देखते हैं। आगे जो कह रहा है अनुच्छेद 55 कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसकी रीति किस तरीके से होगा उसके बारे में बताया गया है, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति अनुच्छेद 55 में बताया गया है। तो ये कह रहा है जो 55 जो हमारा कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी राष्ट्रपति चुनने के लिए क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से राष्ट्रपति को चुना जाएगा, उसके बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 55 में बताया गया है। तो ये जो है कि क्या प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति को चुनाव के लिए इसमें जो होता है राष्ट्रपति निर्वाचित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो अनुच्छेद 55 में बताया गया, जिसे हम कहते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व। यानी कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा चुनाव जो है कि किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रदत्ति, राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है, जो इसमें बताया गया है अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, तो उसमें बताया गया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तथा एकल संक्रमणीय
संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो निर्वाचन की रीति है। इसके बारे में कल हम लोग इसके बारे में एक क्वेश्चन जो है सवाल के माध्यम से देखेंगे कि कैसे जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा बताने में, तो इसलिए इसके बारे में हम कल देखेंगे। तो एकल संक्रमणीय अनुच्छेद 57 हमारा कह रहा है कि पुनर्निर्वाचन के लिए मत पद्धति क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे। अगला जो हमारा अनुच्छेद 55, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति की पद की अवधि कितनी होगी, कितने समय तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। तो ये होता है कि राष्ट्रपति की पदावधि जो होती है अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक जो है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर सकता है, अपने पद पर बना रहता है। और वो 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। अगला जब तक 5 वर्ष की जो है कि समयावधि खत्म होती है, उससे पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, और अगला जो है राष्ट्रपति जो अगला राष्ट्रपति बनता है अपना पद ग्रहण कर सकता है। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रखा जाता है। कुल कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रखा जाता। राष्ट्रपति का जो कि कार्यकाल खत्म होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाता है। अनुच्छेद 57 कह रहा है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 में बताया गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है कि राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला हो या राष्ट्रपति का पद धारण कर चुका हो, तो उसको पुनर्निर्वाचन के लिए जो है कि अन्य जो है कि योग्यताएँ हैं, अगर उससे फिलफिल मतलब उसके अनुसार है तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। इसके बारे में अनुच्छेद 57 में बताया गया। अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए योग्यता, यानी राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, उसके बारे में जो अनुच्छेद 58 में बताया गया है। देखते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचन के यानी चुनाव के लिए जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होते हैं उनकी योग्यताएँ क्या क्या होती हैं, देखते हैं। तो इसमें जो राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए योग्यताएँ जो है, पहला है कि वह भारत का नागरिक हो। पहले की बात है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है कि उसकी आयु जो है 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, यानी जो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है वो है कि उसकी आयु जो व्यक्ति है उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष से जो दूसरी योग्यता कम नहीं होनी चाहिए। पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरी आयु सीमा जो 35 वर्ष से कम ना हो, तीसरी जो है इसमें बताया गया कि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, यानी कि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की जो लोकसभा सदस्य चुनने के लिए जो योग्यताएं हैं उसके योग्य जो कि होना चाहिए। राष्ट्रपति जो बनने जा रहा है, जिसका जो निर्वाचन लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रपति का, उसके लिए लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। चौथा कह रहा है कि वह संघ सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ या वैतनिक पद पर न हो। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए जो है कि वह संघ सरकार या राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन जो है कि किसी लाभ या वैतनिक पद पे नहीं होना चाहिए, जिससे वेतन मिलता हो या कोई लाभ के पद पे हो तो उस पद पे वो नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति इन लाभ के पद पे होगा वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या तथा मंत्री जो होते हैं, ये जो पद है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मंत्री आदि पद जो होते हैं ये लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। लाभ के पद मतलब सरकारी नौकरी अगर कर रहा हो व्यक्ति तो उसे लाभ का पद माना जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मंत्री आदि के पद पर लाभ पद नहीं माना जाएगा। अगर इस पद पे कोई व्यक्ति है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगला कह रहा है कि उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदस्य का जो है सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी सदन का सदस्य है तो उसे उस पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, तब वो राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा। ये तो हो गई राष्ट्रपति की योग्यताएं। अब आगे देखते हैं। अगला जो कह रहा है अनुच्छेद 59 कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो है कि शर्त क्या क्या है, जो राष्ट्रपति बनता है उसके लिए उस पद के लिए शर्त क्या क्या है। तो ये राष्ट्रपति जो है कि किसी भी सदन का, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। वह किसी लाभ के पद पे नहीं रहेगा, यानी कि कोई लाभ के पद है अगर तो उस पद पे वो नहीं रहेगा। तीसरी है कि राष्ट्रपति जो भी मतलब आवास है, जो किराया भत्ता होता है, जो है कि जो आने जाने के लिए या विदेश यात्रा के लिए जो राष्ट्रपति की भत्ता होती है वो उसे पे नहीं करना है, वो जो है कि संचित निधि, भारत सरकार की संचित निधि से पे होगा। और जो है कि ये भी है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय उसके वेतन या भत्ते को कम नहीं किया जाएगा। ये शर्तें हैं राष्ट्रपति की, मतलब राष्ट्रपति पद के लिए। अगला जो है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ, यानी कि जो है कि इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 60 में जो है कि राष्ट्रपति का जो शपथ होता है उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो शपथ जो है राष्ट्रपति को दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जो है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट का जो है कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। अब चलते हैं आगे जो बताया गया अनुच्छेद 61 में बताया गया 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जो उनके कार्यकाल के समय राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है उसके बारे में जो है कि अनुच्छेद 61 में बताया गया है। इसके तहत बताया गया है
इसके अनुसार बताया गया है कि महाभियोग के तहत जो अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पे अगर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाया जाता है तो उसके लिए क्या क्या है, क्या क्या शर्तें हैं। तो पहला है कि राष्ट्रपति को संविधान के विरुद्ध आचरण के खिलाफ ही हटाया जा सकता है। इसका नियम यह है कि संविधान के विरुद्ध यानी कि असंवैधानिक कार्य अगर राष्ट्रपति कर रहा है तभी उसको हटाया जा सकता है, अथवा राष्ट्र विरोधी कोई कार्य कर रहा है, देश के विरोध में अगर कोई कार्य कर रहा है राष्ट्रपति, तब भी उसे हटाया जा सकता है। 5 वर्ष अवधि के समाप्त होने से पहले ही महाभियोग लाकर उसे हटाया जा सकता है। तो महाभियोग लाने के लिए पहले क्या करना होता है, क्या प्रक्रिया होती है महाभियोग की, देखते हैं। तो जो है कि संसद के किसी सदन में महाभियोग जो है कि राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जा सकता है। और जो है कि महाभियोग लाने के बाद 14 दिन पूर्व उससे सूचना देनी होती है, यानी राष्ट्रपति को जो है कि 14 दिन पूर्व जो है कि सूचना देनी होती है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के जो है कि महाभियोग जो लाया जाएगा, यह नहीं कि संयुक्त अधिवेशन में महाभियोग लाया जाएगा। अलग अलग जो है कि पहले राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा में से पहले पारित होगा, फिर लोकसभा में जाएगा। अगर लोकसभा में पहले लाया गया है तो लोकसभा से पारित होगा तब राज्यसभा में जाएगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाकर जो है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। तो इसलिए पहले अलग अलग सदनों में पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा। महाभियोग लाने के उपरांत जो है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो वहाँ उपलब्ध रहे, जो कि राष्ट्रपति पे जब राष्ट्रपति पे महाभियोग की कार्रवाई चल रही हो तो राष्ट्रपति को भी अधिकार है कि उस समय वो सदन में उपलब्ध रहे या किसी अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजे। अब जो है कि 2/3 बहुमत, अगर जिस भी सदन में पहले राज्यसभा में या लोकसभा में जो है कि महाभियोग लाया गया तो उसे 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। जो है कि अगले जैसे कि राज्यसभा से अगर 2/3 बहुमत से राज्यसभा से पास हो गया तो उसके बाद है कि लोकसभा के लिए भेजा जाएगा। और लोकसभा जो है कि पहले उस पर जाँच करेगी या खुद जाँच किसी के द्वारा कराएगी कि हाँ जो राष्ट्रपति के खिलाफ जो कि महाभियोग लाया गया वो सही है या गलत है। इसके जांच करके फिर उसमें लोकसभा में पेश किया जाएगा। और लोकसभा में से भी 2/3 बहुमत से अगर जो है कि पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। अगर 2/3 बहुमत से है कि दोनों सदनों में जो है कि 2/3 बहुमत से अगर जो है कि महाभियोग पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद मुक्त कर दिया जाएगा। और संसद के द्वारा जो है कि महाभियोग लाने के बाद राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि इसके खिलाफ कहीं अपील करे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति पर अगर संसद महाभियोग चला दी और वो महाभियोग पास हो गया तो राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वो कहीं भी फिर उसकी अपील करे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में फिर इसकी अपील नहीं हो सकती। संसद के खिलाफ इसके खिलाफ जो है कि महाभियोग के खिलाफ कहीं अपील नहीं हो सकती अगर सदन से जो है कि महाभियोग पास हो गया तो। और जो है कि इस महाभियोग के खिलाफ जो संसद ने जो निर्णय लिया हो वही अंतिम निर्णय होगा। लाई गई संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया की राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया जो संविधान में दी गई है राष्ट्रपति के खिलाफ। अगला जो देखते हैं अनुच्छेद 62 कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्तियों के भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो 6 महीने से पहले जो कि राष्ट्रपति के पद को भर दिया जाएगा, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा जो है कि राष्ट्रपति पद खाली नहीं रहेगा। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है या किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त है तो 6 महीने में राष्ट्रपति का पद भरना अनिवार्य है। तब तक कार्यवाहक के तौर पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, और उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे, या वो भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें कार्यभार दिया जाएगा राष्ट्रपति का। तो इसलिए 6 महीने के अंदर जो है कि राष्ट्रपति का पद भरना अनिवार्य होता है। और उसके बाद जो है कि जो भी सदस्य जो भी राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो गया, चुना जाएगा, वो जो है कि अपने जो पद ग्रहण जब से किया जिस तारीख से, उसके बाद 5 वर्षों तक अपने पद पे बना रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और उस उपराष्ट्रपति जो है कि उनका कार्यवाहक जो है कि कार्यभार संभाल रहे हैं और उसके बाद चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गए, तो ये नहीं कि अगर 2 साल पिछला राष्ट्रपति अगर 2 साल कार्य किए हैं तो ये 3 साल तक करेंगे, नहीं। एक बार जब निर्वाचन हो गया तो 5 वर्ष तक जो कि पद धारण करने के जिस तारीख से पद ग्रहण किए हैं अपना, उसके बाद 5 वर्षों तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। और निर्वाचित व्यक्ति जो कह रहा है कि इसमें बताया गया कि निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद तारीख के 5, यही बता रहा है कि जो भी व्यक्ति निर्वाचित होगा वो अपने पद धारण करने की तारीख से 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा। अब देखते हैं आगे। और इसमें एक बात ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होंगे वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, यानी कि जो भी राष्ट्रपति संबंधित जो भी विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही सुना जाएगा, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। और जो है कि ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो इसके लिए किसी प्रत्याशी का नाम जो है कि कम से कम
50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 50 द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा कम से कम 50 सदस्यों द्वारा कि उस व्यक्ति का नाम जो है कि अनुमोदित होना चाहिए, यानी कि देना चाहिए। 50 व्यक्तियों का जो है कि हस्ताक्षर होना चाहिए कि हाँ, हम फला व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए समर्थन दे रहे हैं। तो कम से कम 50 व्यक्ति जो का अनुमोदन अनिवार्य है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। अब देखते हैं आगे जो बताया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, यानी कि राष्ट्रपति के पास पावर क्या क्या है उसके बारे में बताया गया। तो उसके बारे में पहला बता रहा है अनुच्छेद 72 कह रहा है, 72 आर्टिकल कह रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति जो अगर किसी को दंड दिया गया है, किसी को कोई दंड दे दिया गया हो, यानी किसी को जेल में जो है कि कोर्ट द्वारा या किसी के द्वारा कोई दंड दे दिया गया हो, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसको क्षमादान दे सकता है। तो पहला क्षमादान होता है लघुकरण, यानी कम्यूट के तहत कहता है कि लघुकरण के द्वारा कठोर दंड पर हल्की प्रकृति का दंड, यानी कि कोई अगर कठोर दंड दिया गया किसी को, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उस दंड को कम करके कोई हल्का, जबकि अगर किसी को जीवन कारावास दे दिया गया, आजीवन कारावास, तो उसे साधारण में राष्ट्रपति बदल सकता है। इसके तहत लघुकरण के तहत जो बताया गया कि यह राष्ट्रपति के अधिकार में है। दूसरा है परिहार, यानी रिमिशन। इसके तहत दंड की समयावधि कम करना, यानी कि किसी को कोई दंड जो है कि जैसे कि 20 साल का अगर दंड दे दिया गया तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि 20 साल को 10 साल कर सकता है। और तीसरा देखते हैं कि विराम, यानी रिस्पीट, यानी इसके तहत जो है कि व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण दंड की कठोरता कम करना, यानी कि इसके तहत बताया गया कि अगर कोई महिला है जो कि प्रेग्नेंट है, हाँ, अगर उसे आजीवन कारावास दे दिया गया है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उस आजीवन कारावास को उसे साधारण कारावास में बदल सकता है, इसके तहत विराम के तहत। इसके बाद प्रलिम्बन, मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित करना, यानी कि जो है कि इसके तहत बताया गया कि रिप्रीव यानी प्रलिम्बन के तहत बताया गया कि मृत्यु दंड को, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति जो है कि उसे आजीवन कारावास या साधारण कारावास में बदल सकता है, ये राष्ट्रपति को अधिकार है। और इसके तहत और अगला है जो है कि क्षमा, यानी पॉर्डन। इसके तहत दंड से पूरी तरह मुक्त करना, यानी कि इसके तहत बताया क्षमा के तहत बताया गया कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति को किसी दंड से पूरी तरह मुक्त कर सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 77 बता रहा है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है कि भारत सरकार का जो भी कार्य होता है उसका संचालन राष्ट्रपति के अंडर में होता है। अगला देख रहे हैं अनुच्छेद 77(1) में बताया गया है, क्या बताया गया है देखते हैं। 77(1) में कह रहा है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका का कार्रवाइयाँ जो कह रहा है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से ही हुई या कही जाएंगी, यानी कि भारत सरकार कोई भी कार्य करती है अगर, तो उस पर जो है कि राष्ट्रपति के नाम से ही वो कार्य, जैसे कि कोई विदेश नीति हो गई या कुछ भी हो गया, कोई भी कार्य भारत सरकार कर रही है तो राष्ट्रपति के नाम से ही अनुमोदित होगा, यानी कि राष्ट्रपति का उस पर मुहर होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा ही किया गया है। भले अगर प्रधानमंत्री कोई विदेश में कोई समझौता कर रहे हैं तो उस पर भी जो होगा राष्ट्रपति का नाम से ही वो समझौता किया जाएगा, भले प्रधानमंत्री करें। तो हर काम जो है कि भारत सरकार को राष्ट्रपति के अधीन होता है। अब चलते हैं आगे जो हमारा बता रहा है विधायी शक्तियाँ, यानी कि विधायी शक्तियाँ क्या क्या है, राष्ट्रपति के पास क्या क्या है। जिसमें अनुच्छेद 80 बता रहा है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। अनुच्छेद 80 में बताया गया राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, यानी कि इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति जो है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो है कि साहित्य, कला और समाज सेवा से संबंधित होंगे। अनुच्छेद 85 में बताया गया है, ये अलग अलग अनुच्छेद बताए गए हैं, इनको देख लेते हैं। इनमें बताया अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि संसद सत्र आहूत करना व सत्रावसान व लोकसभा का विघटन करना। राष्ट्रपति का अधिकार है संसद के सत्र को शुरू कराना तथा किसी संसद सत्र को खत्म करना तथा लोकसभा का विघटन करना, यानी संसद सत्र को शुरू करना, संसद के सत्र को खत्म करना तथा लोकसभा का विघटन करने का जो है कि शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि अनुच्छेद 72 के अनुसार सेना न्यायालय के दंड को भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। इसके अंतर्गत ये है कि अगर जो है कि जो मिलिट्री कोर्ट होती हैं उसमें भी किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया गया हो तो उसको भी राष्ट्रपति माफ़ करा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति उसको भी माफ़ कर सकता है। जो कि मिलिट्री कोर्ट द्वारा किसी को कोई दंड दिया गया है तो अभी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। अनुच्छेद 112 में बताया गया है कि बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 के तहत है कि बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित जो भी अधिकार हैं, जो भी पावर है, वो राष्ट्रपति के पास है। इसके तहत है प्रतिवर्ष राज्य की आय तथा व्यय संबंधी मदों के विवरण, यानी कि प्रतिवर्ष जो है कि राज्य में जो कि आय कितना हो गया, कितना व्यय हो गया, इससे संबंधित जो कि जानकारी संसद के समक्ष पेश करवाता है वो राष्ट्रपति ही करवाता है, यानी कि बजट प्रस्तुत करवाने का अधिकार जो कि राष्ट्रपति को है। कर तथा अनुदान संबंधी अधिकार, यानी कि इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति नए कर लगाने की सिफारिश कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति अगर
कोई नया कर लगाना हो तो उसकी सिफारिश कर सकता है, तथा राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद किसी अनुदान की मांग नहीं कर सकती। और तीसरा कह रहा है कि धन विधेयकों पर अधिकार, कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति या सिफारिश के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक जो होगा, जो भी धन विधेयक होगा, यानी धन से संबंधित जो काम होगा, वह राष्ट्रपति के बिना स्वीकृति के बिना सिफारिश के लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। आकस्मिक निधि पर अधिकार, यानी कि भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। लेकिन इसमें बताया गया है कि आकस्मिक निधि जो इमरजेंसी में अगर कोई धन की जरूरत है तो उसका भी अधिकार जो है कि राष्ट्रपति के पास है, अनुमोदित कर सकता है। आयोग की नियुक्ति का अधिकार, यानी कि वित्त आयोग का जो भी अध्यक्ष होगा वो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो होता है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग, राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। यानी अनुच्छेद 280 के तहत जो है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति एक वित्त आयोग गठित करेगा। अनुच्छेद राज्यों और केंद्र सरकारों में कितनी आर्थिक सहायता दी जाए तथा कुल करों से होने वाली आमदनी के बारे में बताएगा। जो वित्त आयोग होगा वो संघ और राज्य के बीच कितनी आर्थिक मदद दी जाए और कितने करों की होने वाली करों की आमदनी से संबंधित जो भी कार्य होगा, जो वित्त आयोग का गठन जो है कि राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 280 के तहत। अब देखते हैं आगे। अगला जो कह रहा है कि अनुच्छेद 123 के तहत कह रहा है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ, यानी कि राष्ट्रपति जो है कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो कोई अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कोई कानून जो है कि बना सकता है। अगर इमरजेंसी में किसी कानून की ज़रूरत हो या किसी अध्यादेश की ज़रूरत हो तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है कि अध्यादेश जारी करने का पावर रखता है। आपातकालीन शक्तियाँ जो होती है राष्ट्रपति के पास ही होती हैं, जो है कि अनुच्छेद 352 से 360 तक जो आपातकाल इमरजेंसी में जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। तो अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रपति के पास पावर है वह युद्ध, बाह्य कारण या सशस्त्र विद्रोह होने के कारण जो है कि राष्ट्रपति के पास से पावर है कि वो जो है कि संसद के मांग पे जो है कि देश में जो है कि इमरजेंसी लगा सकता है, यानी कि आपातकाल लगा सकता है। इसमें देख लेते हैं, नोट क्या करेगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। जो कि पहले जो 7 शब्द में अनुच्छेद 352 में कहा गया था कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह के कारण जो है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है कि आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। 356 के तहत बताया गया है कि राज्य में आपातकाल की घोषणा जो है कि राष्ट्रपति करेगा। अगर राष्ट्रपति को यह सूचना मिली राज्यपाल के द्वारा कि राज्य में जो सरकार है वो विफल हो गई अपने कार्य करने के लिए, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने की घोषणा भी राष्ट्रपति कर सकता है। यानी इसके अनुसार अगर देश की जो कि वित्तीय स्थिति खराब हो गई है तो ये अधिकार है कि राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। जैसे अभी जल्दी में जो है कि श्रीलंका में जो वित्तीय आपातकाल लगा है, वैसे ही भारत में भी वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति के अधिकार में है कि लगा सकता है। अगर देश की वित्तीय स्थिति खराब हो जाए, राष्ट्रपति को लगे कि या संसद को लगे कि वित्तीय स्थिति खराब है, तो राष्ट्रपति को अनुमोदित करके राष्ट्रपति से वित्तीय आपातकाल लगवा सकता है। यानी कि वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार जो राष्ट्रपति के पास है राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 360 के तहत। अभी तक देश में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। अब देखते हैं आगे। अगला जो कर है अन्य शक्तियाँ, जो कौन कौन सी अन्य शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास, तो अनुच्छेद 77(3) के अनुसार भारत सरकार का कार्य सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम राष्ट्रपति बनवाया गया। यानी कि ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार अनुच्छेद 77(3) के तहत कि भारत सरकार के कार्य को सुविधापूर्वक और जल्दी कराने के लिए राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि मंत्रियों में जो है कि कार्य जो भी मंत्रालय है उनका जो है कि बंटवारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 77(3) के तहत करेगा, जिससे कि भारत सरकार का कार्य सुविधापूर्वक चल सके। अनुच्छेद 239 में बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें नियम बनाने की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है। जो भी केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी नियम कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 239 के राष्ट्रपति के पास है। नियम बनाने का अधिकार जो है कि राष्ट्रपति के पास है केंद्र शासित प्रदेशों में। अब देखते हैं आगे। अगला जो हमारा कार्य अनुच्छेद 341 और 342 के तहत कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में विभिन्न सामाजिक समूह को पहचानने व शामिल करने की शक्ति, यानी कि किसको SC ST में रखना है, कि जाति को SC ST से बाहर करना है, ये अधिकार जो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी सामाजिक समूह को पहचान करके उससे SC ST में जोड़ सकता है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। अनुच्छेद 339 के तहत कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। जो भी अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं उनका प्रशासन करने के लिए जो भी नियम कानून बनाने का पावर है वो राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 339 के तहत। अनुच्छेद 111 के तहत है कि
ये विधेयकों पर अनुमति या राष्ट्रपति को वीटो शक्ति, यानी कोई भी विधेयक लाया जा रहा है संसद में तो उस पर अनुमति या राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, यानी कि उस पर अनुमति देने की शक्ति या रोकने की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होती है अनुच्छेद 111 के तहत। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे जो वीटो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन वीटो हैं जो कि राष्ट्रपति के पास जो वीटो दिए गए वो कौन कौन से वीटो हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला है आत्यंतिक वीटो, यानी एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो जो होता है विधायिका पारित द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर सकता है, यानी कि ये वीटो जो होता है एब्सोल्यूट वीटो जो होता है किसी विधायिका द्वारा कोई विधेयक पारित हो गया तो उसे पूरी तरह से खारिज कर सकता है एब्सोल्यूट वीटो। विशेषित वीटो जो होता है यानी क्वालिफाइड वीटो, ऐसी वीटो जो विधायिका द्वारा विशेष बहुमत से खारिज किया जा सकता है, यानी कि विधायिका द्वारा जो है कि संसद द्वारा जो है कि किसी भी वीटो को विशेष बहुमत लाकर पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। ये विशेषित यानी क्वालिफाइड वीटो जो है कि भारत के राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है। अगला जो है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। इसके तहत कार्यपालिका के मुख्य राष्ट्रपति द्वारा किए गए वीटो को विधायिका पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पारित करके खारिज कर सकती है, यानी कि इस वीटो के तहत जो है कि कार्यपालिका जो है कि कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा यानी राष्ट्रपति द्वारा किए गए वीटो या वीटो अगर दिया गया है तो वीटो को विधायिका पुनर्विचार करके, यानी कि अगर राष्ट्रपति जो है कि किसी भी निलंबन का सस्पेंसिव वीटो दे दिया है तो विधायिका को यह अधिकार है कि उस पर पुनर्विचार करके अगर वो सही नहीं है तो उसे साधारण बहुमत से पारित करके खारिज कर सकती है। ये सस्पेंसिव वीटो होता है। जेबी वीटो जो पॉकेट वीटो होता है राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति देने के बजाय अपने पास, यानी कि पॉकेट वीटो जो होता है अगर राष्ट्रपति चाहे कोई भी विधेयक है अगर राष्ट्रपति के पास गया है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसके तहत जो है कि उस वीटो को राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उस वीटो के तहत जो है कि राष्ट्रपति को किसी विधेयक को स्वीकृति या अस्वीकृति देने के बजाय अपने पास रख लेने का पावर जो होता है, जिसमें जो है कि पहला जेबी वीटो जो पहली बार लिए थे वो ज्ञानी जैल सिंह, जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो थे, जो हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी 1986 में जो है कि डाक संशोधन से संबंधित जो विधेयक लाया गया था 1986 में उसको ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो उस पर लगा दिया था, यानी कि पॉकेट वीटो अपने पास रख लिए थे, ना उस पर स्वीकृति दिए थे ना उसे मना किए थे, यानी कि ना उसे परमिट किए ना मना किए, यानी कि उसमें जेबी वीटो ले लिए थे ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में जो कि भारतीय डाक संशोधन से संबंधित विधेयक लाया गया था। इस तरह हमने मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद थे उनके बारे में पढ़े, मूल कर्तव्य के बारे में देखे हैं। अब कल हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति और मूल कर्तव्य पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग परीक्षाओं में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और अगर कोई पार्ट छूट गया हो तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और निवेदन है कि बिग स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिग स्टडी चैनल से जोड़िए और अच्छे से अच्छी जानकारी लीजिए। तो बिग स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। कल इस पर डिस्कस फिर से होगा जो है कि जिससे प्रश्नों के माध्यम से कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो बिग स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बिग स्टडी चैनल से जोड़िए। बिग स्टडी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।